Hello learners, welcome to the channel Genius Grid. As you all know, we have started a new chapter, that is the fundamental units of life, and fundamental units of life is nothing but a cell. तो सेल हैज़ मैनी ऑर्गेनल्स, जैसे कि ह्यूमन बॉडी मैंने आपको पहले भी समझाया है, ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं. इन द सेम वे सेल हैज़ मैनी ऑर्गेनल्स, मतलब उसको ऑर्गन्स की जगह ऑर्गेनल्स कहते हैं. तो वो उसके अलग अलग मतलब एक ढंग से ऑर्गन्स हैं जो डिफरेंट पार्ट्स परफॉर्म करते हैं. जैसे हमारे अंदर एक्सक्रीशन का पार्ट कौन परफॉर्म करता है, हमारे अंदर जो ऑर्गन है किडनी वो परफॉर्म करता है. हमारा जो सारा का सारा रेस्पिरेशन है या हमारी आप कह दीजिए डाइजेशन है, वो डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं. हमारे लंग्स से हम ब्रीदिंग करते हैं, डाइजेशन हमारी इंटेस्टाइन्स करती हैं. तो ये अलग अलग पार्ट्स जैसे ह्यूमन बॉडी में अलग अलग चीज़ें अलग अलग ऑर्गन्स कर रहे हैं. इन द सेम वे सेल के अंदर भी अलग अलग ऑर्गन्स या उनको ऑर्गेनल्स कहते हैं, अलग अलग सेल की फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. तो हम वो स्टडी करेंगे इसके अंदर. तो मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस में, क्योंकि एक बारी में मैं अगर आपको सारे ऑर्गेनल्स करा दूंगी तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा. तो मैं छोटे छोटे, अगर आप 10-10 मिनट देंगे एक दिन में तो आपको आराम से ये ऑर्गेनल्स आराम से आप समझ पाएंगे. और ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए, आप 11th 12th उसके बाद भी जाएंगे तो हमेशा ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे. तो आप इनको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा. और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ही है, ऐसा कोई मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ये. तो थोड़ा सा बस ये है, आप मन लगा के सुनिए. और ये शॉर्ट वीडियो मैंने इसलिए इसको मतलब ज़्यादा नहीं खींचा वीडियो को, ताकि मैं एक या दो ऑर्गेनल एक वीडियो में कवर करूं और आप इजीली उसको समझ सकें. तो इस वीडियो में आई विल ट्राई टू कवर द मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल एंड द मेन इम्पॉर्टेंट, या कह दीजिए जैसे स्कूल का मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, दैट इज़ प्रिंसिपल. इन द सेम वे सेल का मेन इम्पॉर्टेंट जो सब कुछ कंट्रोल करता है, जिसकी कंट्रोल में सब कुछ चीज़ होती है, दैट इज़ नथिंग अदर देन अ न्यूक्लियस. तो आपने न्यूक्लियस का शायद नाम सुना होगा. जैसे कि स्कूल में आपका मेन इम्पॉर्टेंट वो फैक्टर या पर्सन है, दैट इज़ अ प्रिंसिपल, जो सब कुछ कंट्रोल करता है, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन सब चीज़. इन द सेम वे जो सेल है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो सब चीज़ कंट्रोल करता है, दैट इज़ अ न्यूक्लियस. दिस इज़ अ न्यूक्लियस. ये जो आपको वीडियो दिख रहा है इसमें देखिए ये आपका सेल है और ये छोटा सा, मतलब छोटा तो क्या कहूँगी, बड़ा ही है. दिस इज न्यूक्लियस. तो ये है न्यूक्लियस. तो हम इसको न्यूक्लियस को डिटेल में पढ़ते हैं. बट बिफोर दैट डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my upcoming videos and upcoming chapters. So let's start. अब आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है तो मैं उसको पहले आपको बताती हूँ. और मैं आपको यहाँ पे ये बताती हूँ कि कई बच्चों को कई बार कन्फ्यूज़न रहती है कि हमारे जो चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के, उसमें से वीडियोस में से कुछ छूट तो नहीं रहा जो हमारे पेपर में आ जाएगा और कहीं हम रह जाएं. तो मतलब ये मैं आपको बिल्कुल एक 100% गारंटी दे रही हूँ कि मैं आपकी बुक का कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रही और हर चीज़ आपकी कवर कर रही हूँ. तो आप इजीली इससे सुन के और इसको देख के आप अपना पूरा का पूरा चैप्टर कर सकते हैं. कोई भी चीज़ मैं नहीं छोड़ूंगी. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए ये एक्टिविटी दी हुई है. लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड विद अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट यूजिंग एन आइसक्रीम स्कूप या स्पून. जेंटली स्क्रैप इनसाइड द सरफेस ऑफ चीक. तो क्या कहते हैं कि आप क्या कीजिए, एक आइसक्रीम का जो होता है ना स्पून, मतलब लकड़ी का सा होता है वो, उससे आप अपने जो चीक है आपका, मतलब जो आपका फेस पे गाल है, उसके अंदर जाके जो हमारे, जैसे हम जीभ लगाते हैं दांतों की साइड पे जो हमारे गाल होते हैं, उसमें आप जाके थोड़ा सा आप स्क्रैप कीजिए तो आपकी उस पर स्किन आ जाती है. वो बहुत मतलब लूज स्किन होती है आपकी, जो ईजिली स्क्रैप आउट हो जाती है. और आपको दिखेगा कि कुछ छोटा सा मतलब ट्रांसपेरेंट सा मटेरियल आपके स्पून पे आया है. और उसको फिर आप स्लाइड पे, जैसे कि हमने पहले ओनियन पील्स को माइक्रोस्कोप में स्टडी किया था, इन द सेम वे
वी विल स्टडी द क्या कहोगे आप, स्क्रैप जो चीज़ आई है चीक से, आपकी स्किन का जो छोटा सा पार्ट आया है उसको आप यहाँ पे स्टडी करेंगे। एंड क्या, विद द हेल्प ऑफ नीडल वी कैन ट्रांसफर दिस मटेरियल एंड स्प्रेड इट इवनली ऑन द ग्लास प्लेट केप्ट रेडी फॉर दिस। तो आप ग्लास स्लाइड पे जो आपका ये पार्ट आया है आपकी चीक में से, उसको आप स्प्रेड कर दीजिए और उस पर एक वाटर की छोटी सी ड्रॉप डाल दीजिए। और फिर अगेन इसको कलरफुल बनाने के लिए, ताकि ये हम इजीली माइक्रोस्कोप से विजुलाइज कर सकें, तो इसके ऊपर एक स्टेन डाल दीजिए। हेयर दे आर यूजिंग मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन, मतलब अलग अलग सॉल्यूशन ये इसको कलर करने के लिए यूज़ करते हैं। पहले हमने सैफ्रानिन यूज़ किया था, हेयर वी आर यूजिंग मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन। नाउ द मटेरियल इज रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन अंडर ए माइक्रोस्कोप। डू नॉट फॉरगेट टू पुट ए कवर स्लिप ऑन इट, मतलब वो कवर स्लिप भी उस पर रखते हैं, पहले भी बताया था। पहले आपने एक ग्लास की स्लाइड ली, उसके ऊपर आपने अपना जो भी मटेरियल है उसको रखा, उस पर थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ वाटर डाला और उस पर फिर हमने कलरफुल स्टेन या डाई डाल दिया। हेयर इट इज़ मिथाइलिन ब्लू, और फिर उसके ऊपर आपने कवर स्लिप रख दी और फिर आपने उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया। देखिए ये जो है स्लाइड आपको दिखा रही है, ये देखिए ये एक मतलब आपने किसी भी चीज़ से आपके माउथ के अंदर से जो इधर का पार्ट होता है अंदर की साइड से, उसमें से थोड़ा सा पार्ट रिमूव किया और उसको फिर आपने इस स्लाइड पे, ग्लास स्लाइड पे स्प्रेड कर दिया और इसके ऊपर आपने कवर स्लिप रख दी। तो और फिर उसको आपने ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर। तो आप क्या मतलब फील करते हैं कि आपको क्या दिखेगा? वट डू वी ऑब्जर्व? वाज देयर आर डार्कली कलर्ड स्फेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ ईच सेल। अब आप क्या देखेंगे, जब भी आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा एक, जैसे हमने जो सेल्स देखे थे उसके अंदर, उसके बीच के अंदर एक छोटा सा डार्क टाइप का स्ट्रक्चर होगा। देखिए ये आपका पूरा सेल है, तो उसके अंदर आपको एक डार्क टाइप का, जिसने डार्क कलर लिया हुआ होगा, आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा हर सेल के अंदर। एंड दैट स्ट्रक्चर इज, दैट थिंग इज नथिंग बट अ न्यूक्लियस। तो दोबारा से क्या बताती हूँ मैं आपको, बताती हूँ क्या है, जब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, हर सेल जो एक छोटा सा कंपार्टमेंट दिख रहा था, एक छोटा सा डब्बा टाइप चीज़ दिख रहा था, तो उसके अंदर एक डार्कली स्टेन्ड बॉल टाइप की चीज़ दिखेगी, बिल्कुल छोटी सी। देखने में तो देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी दिखती है, बट ये आपको पता है माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं एक ढंग से। तो एक आपको बहुत डार्क कलर की चीज़ दिखेगी, दैट इज़ नथिंग बट अ न्यूक्लियस। तो इसको हम इस ढंग से भी मैंने मतलब आपको समझाने के लिए कोशिश की है, जैसे कि एक बहुत बड़ी प्लेट, मतलब एक प्लेट होती है, क्वार्टर प्लेट कर लीजिए या फुल प्लेट कर लीजिए, उसके अंदर आपने एक एग खोल के रख दिया है। तो जो एग है दैट इज़ अ न्यूक्लियस, और जो ये प्लेट है दैट इज़ वर्किंग हेयर एज अ सेल। तो मतलब ये जस्ट मैंने आपको एक समझाने के ढंग से किया है कि जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको एक बाहर की बाउंड्री दिखेगी और उसमें एक कलरफुल छोटी सी चीज़ दिखेगी बाउंड्री के अंदर, दैट इज़ अ न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस भी क्या है, जैसे कि हमारे कमरे की बाहर की एक बाउंड्री होती है, तभी तो वो कमरा कहलाता है ना, क्योंकि वो चारों तरफ से बंद होता है, बस उसमें एक दरवाज़ा होता है। तो न्यूक्लियस है जो, उसके चारों तरफ भी एक मेम्ब्रेन होती है, दैट वी कॉल एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। The nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from inside the nucleus to the outside, that is to the cytoplasm। तो जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि हमारा एक रूम होता है, रूम के अंदर हमारा एक या दो जितने भी डोर्स हो सकते हैं, तो इन द सेम वे क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर आप मान लीजिए एक रूम है, जिसकी मतलब अंदर तो न्यूक्लियस है, मतलब रूम है, चारों तरफ उसकी दीवार है, दैट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर छोटे छोटे काफ़ी सारे दरवाजे हैं, मतलब उनको हम क्या कहते हैं, पोर्स, जिसके कारण क्या होता है, जैसे आप अपने रूम से निकल के बाहर जा सकते हैं ना, उसी ढंग से न्यूक्लियस से चीज़ें बाहर की साइड भी मूव कर सकती हैं। और बाहर क्या है न्यूक्लियस के, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, जो सेल का बाहर का लिक्विड है।
तो आप न्यूक्लियस से जो पोर्स हैं उससे क्या है बाहर भी जा सकता है न्यूक्लियस से कुछ भी, और न्यूक्लियस के अंदर भी आ सकता है। तो यही स्लाइड यही चीज़ दिखा रही है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होते हैं दैट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड। तो ये एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है कि इट इज़ बाउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, इसके चारों तरफ ये देखिए ये न्यूक्लियस है आपकी, और इसके आसपास क्या है, ये है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये आपका क्या है, ये जो मैंने जैसे कि बताया ये है आपके न्यूक्लियर पोर्स, जिनके क्या है, जिनके थ्रू सामान अंदर भी आ सकता है और बाहर भी जा सकता है। तो ये एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, या इसको आप इस ढंग से भी बना सकते हैं। ये एक न्यूक्लियस है फुल, और इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस पोर। अब आपको ये लग रहा होगा कि इसके अंदर ये कारम कीटा क्या पड़ा हुआ है, तो ये मैं अभी आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो होप अभी तक आपको क्लियर हो गया। अभी तक हमने सिर्फ ये किया, एक न्यूक्लियस एक राउंड बॉल की तरह सेल के बीच में प्रेजेंट होती है, कैन बी ऑन साइड, और इट इज़ बाउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच हैज़ पोर्स इन इट। अभी तक हमने यही किया है, तो इसमें अभी तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए ये मैंने क्या बताया, अभी मैं आपको बताती हूँ। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रोड शेप स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। Chromosomes contain information for inheritance of characters from parents to next generation in the form of DNA। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़िंदगी की यही है जो है आपका DNA। DNA का नाम आपने सबने सुना होगा, लेकिन हाँ अभी तक हमें इसकी फुल फॉर्म ना पता होती, ना हमें इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पता होता, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम यही नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल की अभी ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप समझिए कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, आपके क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स का नाम भी सुना हुआ होगा आपने। जब हमने रिप्रोडक्शन का चैप्टर किया था, तो रिप्रोडक्शन में हमने ये किया था कि हमारे को पेरेंट्स से हमारे को कुछ क्रोमोसोम्स मिलते हैं जो हमारे को डिटरमाइन करते हैं कि जो बच्चा पैदा हो रहा है दैट विल बी अ गर्ल और अ बॉय। तो जो वो चीज़ हमारे अंदर पेरेंट्स से आ रही होती है, जो चीज़ हमारे को पेरेंट्स ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, दैट इज़ अ क्रोमोसोम। वो क्रोमोसोम होता है। तो क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और क्रोमोसोम किस चीज़ का बना होता है, देखिए क्रोमोसोम तो एक चीज़ होगी जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। अब क्रोमोसोम भी तो किसी चीज़ का बना होगा ना, क्रोमोसोम ये तो है नहीं भाई हाँ जी पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर भी तो कुछ स्ट्रक्चर होता है ना हर चीज़ का। तो जैसे कि हम सेल्स से बने हुए हैं, तो सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी किसी चीज़ के बने होते हैं। तो जो क्रोमोसोम्स बने होते हैं वो बने होते हैं हमारे डीएनए के। डीएनए प्लस प्रोटीन्स जब आपस में पैक हो जाते हैं और वो अलग सी शेप ले लेते हैं, एक दूसरे से कॉइल्ड फॉर्म में, मतलब एक दूसरे से लिपटे हुए पड़े हुए होते हैं, तो वो बना देते हैं हमारा क्रोमोसोम। तो आपके लिए यही जानना बहुत ज़रूरी है यहाँ तक कि क्रोमोसोम क्या है और क्रोमोसोम किस चीज़ का बना होता है। तो क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम एक टाइप का जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या है, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है, मतलब वो जीन्स हैं एक ढंग से, जो क्या है हमारी बॉडी में हमारे पेरेंट्स से आ रहे हैं सेल के थ्रू। और ये क्रोमोसोम्स किसके बने हुए होते हैं, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। जब वो आपस में टाइटली पैक होके कुछ कॉइल स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो वो चीज़ बन जाती है हमारी क्रोमोसोम या क्रोमेटिन। तो डीएनए की फुल फॉर्म शायद आपने अभी तक की है या नहीं की, मुझे नहीं पता, बट डीएनए की फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक तो आप कर ही रहे हो ना, न्यूक्लियस, तो उससे आप याद कर सकते हो न्यूक्लिक एसिड। अब डीऑक्सी राइबो, डी मुझे ऑक्सीजन और राइबो दे दो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी मुझे ऑक्सीजन का आधा पार्ट, और राइबो कोई भी चीज़ आप मान के चल लीजिए, तो इस ढंग से आप याद कर सकते हैं, डी मुझे ऑक्सीजन और राइबो दे दो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक ढंग से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मतलब जो बना रहे होते हैं।
In a cell which is not dividing, this DNA is present as a part of chromatin material. Chromatin material is visible as entangled mass of thread-like structure. Whenever a cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosomes. तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखा है ना इसके अंदर, तो मैं अभी आपको बताऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। कहते हैं जब भी कोई सेल डिवाइड करता है, अब आपको ये पता है कि सेल डिवाइड करता है, अगर सेल डिवाइड नहीं करेगा तो नया सेल बनेगा कैसे, अभी आपको बहुत अच्छे से ये भी समझ नहीं आएगा, बट हाँ धीरे धीरे इसमें है, आपका थोड़ा सा पार्ट है सेल डिवीज़न का, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। बट आप ये सोचिए कि नया सेल बनने के लिए पुराने सेल को डिवाइड करना पड़ता है। तो कहते हैं जब तक सेल एक ढंग से ऐसे ही बैठा है, आप सोच लीजिए वेला कहते हैं ना एक पंजाबी में वर्ड, या आप एट रेस्ट बैठा है, मतलब वो डिवाइड नहीं कर रहा, अभी आराम कर रहा है, फुर्सत में बैठा हुआ है, तो उसके अंदर जो डीएनए या क्रोमोसोम जो मैंने आपको बताया है वो कैसे पड़ा होता है, वो पड़ा होता है देखिए ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ऊन का स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे उलझा हुआ बिल्कुल खप्पू सा, ये वाला ऐसे, ये जो है ये क्रोमेटिन या क्रोमोसोम्स ही हैं। बट क्योंकि ये अभी डिवाइड नहीं कर रहा सेल, मतलब नए सेल्स नहीं बना रहा, तब ये इस ढंग से क्रोमोसोम्स इसके पड़े होते हैं, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। ये जैसे ऊन का स्ट्रक्चर है ना, ऐसे उलझा हुआ पड़ा है, मतलब इसका कोई वो नहीं है सिर पैर, बस यूं ही पड़ा है, तो ये है सेल का क्रोमोसोम्स का पार्ट जब वो डिवाइड नहीं कर रहा होता। बट व्हेन ए सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब ये डिवाइड करता है या डिवाइड करने वाला होता है, तो जो ये क्रोमेटिन ऐसे उलझा हुआ झल्लूट की तरह सा पड़ा होता है, तभी की तभी ये ऑर्गेनाइज्ड बन जाता है। जैसे कि आप स्वेटर से ऊन से आप स्वेटर बनाते हैं ना, और वो किसी फॉर्म में आ जाता है, उसी ढंग से जैसे कि सेल आपका डिवाइड करने लगता है, जो ये क्रोमेटिन ऐसे उलझा हुआ उलझलूल, जैसे आपके बाल बिना बने हुए बने होते हैं और एकदम से उसकी आप चोटी बना लेते हो, उसी ढंग से जब सेल डिवाइड होने लगता है, जो उसका क्रोमेटिन ऐसे उलझे हुए बालों या उलझे हुए ऊन की तरह पड़ा होता है, वो तुरंत क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ जाता है, जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। ये देखिए, ये क्रोमेटिन ऐसे पड़ा था, जैसे ही वो डिवाइड करने लगता है ये ऐसे क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो बहुत सारे बड़े क्लासेस के बच्चों को भी नहीं पता होती, कि क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में क्या फ़र्क होता है, और क्रोमोसोम कब क्रोमेटिन फॉर्म में पड़ा होता है और कब वो क्रोमोसोम फॉर्म में पड़ा हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होती। तो इसने यही बताया, इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, जो डिवाइड नहीं कर रहा होता, ये क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में, मतलब उलझे हुए ऊन के टाइप में पड़ा होता है, और ये कैसा लग रहा होता है, जैसे थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने ये बताया, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में पड़ा होता है। और whenever the cell is about to divide, the chromatin material get organized into और जैसे ही सेल डिवाइड करने के लिए तैयार होता है, मतलब ये कैसे बन जाता है, ये क्रोमोसोम की फॉर्म में बन जाता है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये देखिए, ये आपका न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये क्रोमेटिन है, एंड क्रोमेटिन किस चीज़ का बना हुआ होता है, अच्छा ये तो क्रोमेटिन था, अब सेल डिवाइड करने लगा तो ये अपना होशियार फॉर्म में क्रोमोसोम की फॉर्म में आ गया। और जैसे कि अभी तक शायद आपको पता चल चुका है, क्रोमोसोम मैंने बताया, क्रोमोसोम किस चीज़ का बना होता है, क्रोमोसोम एक डीएनए, ये डीएनए का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, मतलब जब आप इसको माइक्रोस्कोप से, सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं, इसको आप बहुत ज़्यादा कहोगे, आप एडवांस माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको डीएनए का मतलब क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं हम। अभी ज़रूरत नहीं है, तो आप यही कीजिए, जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर आपको क्या मिलता है, डीएनए अंदर क्रोमोसोम के मिलता है, और क्रोमोसोम और डीएनए प्लस प्रोटीन्स मिलके क्रोमोसोम को बना देते हैं। तो ये अभी तक मेरे ख्याल से चीज़ क्लियर होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके मतलब ग्रेजुएशन लेवल तक जाएगी कि डीएनए क्या है, और डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जब प्रोटीन्स के साथ मिल जाता है तो वो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को बना देता है, और क्रोमोसोम जब तक डिवाइड नहीं हो रहा होता तब तक वो क्रोमेटिन के फॉर्म में, ऐसे थ्रेड्स की फॉर्म में पड़ा होता है। और यही चीज़ है। अब आप कहोगे जीन्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ है, ये आपको डिटेल में मैं आप बताऊंगी। देखिए, ये एक सेल है, ठीक है।
अब सेल के अंदर ये एक छोटा सा जो आप कह दीजिए डॉट, बड़ा सा डॉट, जो भी कह दीजिए, ये क्या है, आपकी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये आपके क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स हमें कब दिखते हैं, जब सेल डिवाइड करने लगता है, और जब तक वो डिवाइड नहीं करता ये क्रोमेटिन की फॉर्म में पड़ा होता है। अब ये इतने सारे क्रोमोसोम दिखाए हुए ना आपके 1 2 3 4 5, अब ये वाला एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इसने एनलार्ज करके दिखाया है। कुछ मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम। अब एक क्रोमोसोम इसने दिखाया है। क्रोमोसोम का जो ये है, ये किस चीज़ का बना होता है, ये नहीं है कि ये वाला सेम स्ट्रक्चर है। हर चीज़ में इसके डीएनए है, मतलब हर चीज़ आपस में क्वाइल्ड फॉर्म में डीएनए प्लस प्रोटीन बना रही है, और ये टोटल फिर एक क्रोमोसोम बन गया है। और क्रोमोसोम, ये डीएनए का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, ये है एक डीएनए। और जो इसकी छोटी छोटी, मतलब आप ये मान लीजिए एक छोटी छोटी फ्रैगमेंट होती है, वो हमारे आगे जाके प्रोटीन्स बनाती है, या आप कह लीजिए अमीनो एसिड्स बनाती है, और ये चीज़ हमारे को पेरेंट्स से मिलती है, और इसी को हम जीन्स कहते हैं। यही चीज़ है आपकी, वो वाली जीन्स नहीं जो हम पहनते हैं, जीन्स वो होते हैं चीज़ जिससे हमारे करैक्टर्स, जो कहते हैं ना भाई हाँ जी ये तो अपनी मम्मी की तरह लग रहा है, या ये अपनी पापा की तरह लग रहा है, या इसकी आइज़ तो बिल्कुल अपनी मतलब मदर से मिल रही हैं, इसके जीन्स ऐसे थे। तो यही चीज़ है जीन्स, जो हमारे, क्योंकि हमारा सेल जब डिवाइड करता है तो ये क्रोमोसोम्स को हमारे अंदर, जो बच्चा पैदा हो रहा होता है उसके अंदर भेजता है। थोड़े से आपके जीन्स फादर से आते हैं, थोड़े से जीन्स आपके मदर से आते हैं। तो जो जीन्स जिस करैक्टर को आगे जाके मतलब कहोगे आप डिराइव करके आते हैं या उनको बनाते हैं, उससे ही आप मैच करते हो अपने फादर से या मदर से। तो डीएनए ही एक चीज़ है जो, जिसकी फ्रैगमेंट्स या जो भी कह लीजिए, ये ही एक जीन्स मतलब आपको कहेंगे इनके ऊपर ही जीन्स लगे होते हैं। तो इस ढंग से आप समझ सकते हैं कि ये ही एक फैक्टर है डीएनए, जो आपका क्या कहेंगे, आपकी हेरिडिटी में आपको मिलता है, आपको जेनेटिकली मिलता है, और ये ही आपके जो भी हैं मॉर्फोलॉजिकल, जो आपके दिखने के करैक्टर्स हैं, आपके इंटरनल करैक्टर्स हैं, जो भी आपके करैक्टर्स हैं उनको डिस्क्राइब करता है, या मतलब डिराइव, इनसे ही डिराइव्ड होते हैं। ये एक डीएनए, और डीएनए की छोटी छोटी फ्रैगमेंट्स में, मतलब ये एक अलग कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। अभी मैं इतना कॉम्प्लिकेशन में जाना नहीं चाह रही। इसके छोटे छोटे बेस होते हैं, मतलब इसके ऊपर अलग चीज़ें लगी हुई होती हैं, जिनका मतलब जो भी अरेंजमेंट होता है वो छोटा छोटा, वो ही आपका एक ढंग से जीन्स होता है। तो वो ही आपके करैक्टर्स को मतलब करता है कि आपके क्या करैक्टर्स आगे बने होंगे। क्रोमोसोम, ये देखिए, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। तो डीएनए मॉलिक्यूल्स ही वो चीज़ होते हैं जो जरूर ये मतलब यही वो तय करते हैं कि आपके क्या करैक्टर्स होंगे और आपकी क्या चीज़ें आपके अंदर, मतलब आपकी क्या इन्फॉर्मेशन आपके पेरेंट्स से आपको मिल रही है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड एज जीन्स। जैसे कि मैंने बताया था, डीएनए का छोटा सा फ्रैगमेंट जो आपका कोई प्रोटीन बना रहा होता है, कुछ अमीनो एसिड्स बना रहे होते हैं, वो ही आपके एक ढंग से जीन्स होते हैं। तो आप डेफिनेशन के टाइप में आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीएनए इज नथिंग बट deoxyribonucleic acid. And what are genes? Functional segments of DNA that are derived from our parents are called as genes. Yeah, functional segments of DNA are called as genes. And what are chromosomes? Chromosomes are nothing but the thread-like structure that are found in cell and that are made up of DNA and proteins. तो ये सारी चीज़ें जो थी क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियस से रिलेटेड थी। द न्यूक्लियस प्ले एक सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स and form two new cells. It also play a crucial role along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell. तो न्यूक्लियस का आपको अब समझ ही आ गया होगा, न्यूक्लियस का रोल बताया हुआ है। न्यूक्लियस का क्या रोल है? न्यूक्लियस का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डीएनए, इसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं और क्रोमोसोम्स ही आपके अंदर
आ रहे हैं अपने पेरेंट्स से, तो ये डिटरमाइन करते हैं कि आपके क्या कैरेक्टर्स होंगे, आपकी क्या मतलब आप जो बड़े होगे या आपके मतलब सेल्स ने हैं क्या फंक्शन करनी है, क्या फंक्शन नहीं करनी है। तो यही चीज़ें हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो आपके सेल्स के डिवीज़न में है, जो क्या पार्ट प्ले कर रहा है, दैट इज़ न्यूक्लियस, क्योंकि इसके अंदर ये है जेनेटिक मटेरियल। तो न्यूक्लियस का रोल आपके अंदर आ सकता है आपके एग्जाम्स के अंदर। तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस आपका जेनेटिक मटेरियल कंट्रोल कर रहा है, और जेनेटिक मटेरियल ये हमारी आगे की चीज़ें हैं उनको डिटरमाइन करता है कि हमारी बॉडी की शेप क्या होगी, हमारी बॉडी की हाइट क्या होगी, हमारी बॉडी के कैरेक्टर्स क्या होंगे, वो किससे चीज़ से डिटरमाइन हो रहे हैं? नथिंग बट फ्रॉम जीन्स, एंड जीन्स आर नथिंग बट डीएनए। तो in some organisms like bacteria, the nuclear region of cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane. Such an undefined nuclear region containing only nucleic acid is called as nucleoid. तो इसने यहाँ पे क्या कहा है? उसने कहा है कई जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जैसे अब देखिए इसके अंदर तो कितनी इनको जेड सिक्योरिटी और सिक्योरिटी मिली हुई थी न्यूक्लियस को। ये न्यूक्लियस है तो इसको ये सिक्योरिटी मिली हुई और क्रोमेटिन बिल्कुल सिक्योर रीजन में, मतलब जैसे किलाबंदी होती है ना, किले की चारों तरफ दीवारें होती हैं और उसके अंदर लोग बिल्कुल सुरक्षित फील करते हैं, उसी ढंग से जो हायर ऑर्गेनिज्म है यूकैरियोट्स हैं, मतलब एक ढंग से आप ये मान लीजिए जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं या जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, इन स्पाइट ऑफ क्या कहेंगे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, तो उनके अंदर जो क्रोमेटिन या क्रोमोसोम्स हैं वो बहुत अच्छे से एक न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड होता है विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बट जो ये वाला बैक्टीरिया होता है उसके अंदर क्या है, ये जो सिक्योरिटी है फोर्ट की, मतलब जो आपकी किले की बाहर की दीवारें हैं, दैट इज एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। तो जो ये क्रोमेटिन मटेरियल है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। उस बेचारे के बाहर भाई दीवारें ही नहीं है, न्यूक्लियर एनवेलप ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो ऐसे ही बेचारा स्विमिंग पूल में पड़ा रहेगा। तो उस जो मटेरियल को, क्रोमेटिन को, जिसके बाहर न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन्स नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड क्या है? अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड बट दैट आर नॉट बाउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Chromatin material that is not bounded by a nuclear membrane and is lying directly in the cytoplasm, जिसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और वो साइटोप्लाज्म में बेचारा पड़ा हुआ है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ न्यूक्लियोइड। ये देखिए ये भी क्रोमेटिन मटेरियल है ना, ऐसा उलझा उलझा, बट इसके बाहर न्यूक्लियस, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये ऐसे ही बेचारा साइटोप्लाज्म में डुबकियाँ खा रहा है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ये है न्यूक्लियोइड आपका। सच ऑर्गेनिजम्स whose cell lack nuclear membrane are called as prokaryotes। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे सेल्स जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स नहीं होती या मेम्ब्रेन्स नहीं होती, उनको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स। प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियोट मतलब कैरियन, ये क्या डेजिग्नेट करती है यहाँ पे? न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और न्यूक्लियर का मटेरियल मतलब न्यूक्लियस का मटेरियल डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है, ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो प्रोकैरियोट्स क्या होंगे? जिनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रोमेटिन मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिना साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट पड़ा है, दे आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोट्स। ऑर्गेनिजम्स विद सेल्स हैविंग न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और वो वाले मेम्ब्रेन सेल्स जिनके अंदर, जैसे कि जो मैंने अभी पढ़ाए हैं, आपके अंदर मेम्ब्रेन होती है और बिल्कुल एक किला सा बना हुआ होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस का क्रोमेटिन मटेरियल पड़ा होता है, वो वाले सेल्स कहलाए जाते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स, वो प्रो, ये यू। प्रो मतलब अभी प्रो हैं, मतलब वो ज़्यादा बड़े नहीं, मतलब आप इसको इस ढंग से याद कर लीजिए। प्रो में मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट है और यू में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये देखिए ये दिखाया हुआ है, ये एक यूकैरियोट का सेल है
जिसके अंदर क्या है, ये देखिए न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पड़ा है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस पूरे अच्छे से डेवलप्ड है, न्यूक्लियर पोर्स दिख रहे हैं, इसके अंदर ये आपके न्यूक्लिक एसिड पड़ा है। और ये प्रोकैरियोट का है जिसके अंदर बेचारे को मेम्ब्रेन्स मिली नहीं और बेचारे को ऐसे ही साइटोप्लाज्म में बैठना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियड। तो ये सबसे मेजर डिफरेंस होता है बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रो मतलब पहले आ गए थे जो, इनको बेचारे को नहीं मिली आपस की मतलब बाहर की सिक्योरिटी, तो इनका न्यूक्लियस जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो यूं ही बैठ गया बेचारा गरीबी में। बट यू वाले जो हैं, यूकैरियोट्स हैं, उनके पास पैसे थे तो उन्होंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर खरीद के लगा लिया और आराम से सिक्योरिटी में बैठ गए। तो ये दोनों डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट सेल्स के अंदर। Prokaryotic cells also lack most of other cytoplasmic organelles present in eukaryotes. Many of the functions such as organelles are also performed by poorly organized part of cytoplasm. तो कहते हैं प्रोकैरियोट्स बेचारे यही नहीं, ये और भी गरीबी में जी रहे हैं, इनके अंदर और भी ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती हैं और उनके अंदर क्या है, ज़्यादातर जो फंक्शंस हैं सेल की वो क्या है, पूरी जो साइटोप्लाज्म में आप कहेंगे बचे खुचे ऑर्गेनल्स होते हैं वही परफॉर्म कर रहे होते हैं। बट यूकैरियोट्स में सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और सारे मतलब अलग अलग फंक्शन कर रहे होते हैं। तो प्रोकैरियोट सेल्स एक गरीब टाइप के सेल्स हैं जिनके अंदर सारे ऑर्गन्स खरीदने की कैपेसिटी नहीं थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खरीदने की कैपेसिटी नहीं थी, तो ये मिलजुल के किसी भी ढंग से अपना काम चला रहे होते हैं। बट यूकैरियोट्स लोग होते हैं जो वो बहुत अमीर होते हैं, उनके पास सारे ऑर्गेनल्स खरीदने के पैसे होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खरीदने के पैसे होते हैं, तो उनके अलग अलग फंक्शन अलग अलग ऑर्गेनल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। In eukaryote cells such as plant cell, chlorophyll is hosted in plastids which are membrane bound organelles. अब जो मैंने बताया ना, प्रोकैरियोट्स बेचारे गरीब होते हैं तो इनके अंदर ऑर्गेनल्स ऐसे ही पड़ी होती हैं। अब यूकैरियोट्स में क्योंकि इनके पास पैसा है तो इनके पास मेम्ब्रेन खरीदने के बहुत ज़्यादा पैसे हैं। तो जो आपने क्लोरोफिल अभी तक सुनी होगी जिनके कारण आपके प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है, ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल मतलब मेम्ब्रेन में पड़ी होती हैं क्लोरोफिल भी, जिनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो ये आगे मैं आपको अलग लेक्चर में समझाऊंगी। तो अभी आप सोच लीजिए कि जो यूकैरियोट्स हैं इनके अंदर क्लोरोफिल भी जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में पड़ी होती है, बट प्रोकैरियोट्स में ये वाली कोई भी चीज़ नहीं होती क्योंकि मैंने बताया ये बेचारों के पास कोई पैसे नहीं है मेम्ब्रेन खरीदने के लिए, इनके पास कोई चीज़ ऐसी नहीं है। एंड इंस्टेड हैव सिंपलर स्ट्रक्चर लाइक मेम्ब्रेन वेसिकल्स, और इनके पास छोटे छोटे बॉल टाइप बेचारे जैसे होते हैं ना, छोटे छोटे बॉल्स टाइप स्ट्रक्चर पड़े होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। और जब यूकैरियोट्स का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड क्लोरोफिल रखते हैं, बट प्रोकैरियोट्स फिर वही बेचारे गरीब हैं, ये छोटे छोटे वेसिकल से ही अपनी फोटोसिंथेसिस करा रहे होते हैं। तो ये देखिए क्लोरोप्लास्ट, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये एक ढंग से इतना बड़ा क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। देखिए ये तो इससे कर रहे हैं अपना, ये क्लोरोप्लास्ट ही है पूरा स्ट्रक्चर, इसके अंदर एक के ऊपर एक जो वैसे रखे हुए हैं ये चीज़ें, ये कर रही होती है आपकी फोटोसिंथेसिस। वेयर एज प्रोकैरियोट्स बेचारे गरीबों के अंदर इधर उधर ये वेसिकल्स पड़ी होती हैं और ये बेचारी अपने आप ही कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस कर रही होती हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर है एक प्रोकैरियोट सेल का, बट ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट ही दिखा रहा है यूकैरियोट का कि इतना ऑर्गेनाइज्ड, ये केवल एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। यूकैरियोट स्ट्रक्चर तो आप ये देखिए ये वाला दिखाया हुआ है आपको, ये तो इसके अंदर ये मेम्ब्रेन बाउंड क्लोरोप्लास्ट इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं कि ये फंक्शन कर रहे होते हैं, और ये बेचारे के अंदर छोटी छोटी कोई बॉल टाइप वेसिकल्स पड़ी होती हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रही होती हैं। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मोस्टली आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये मैं बताती हूँ। तो प्रोकैरियोट क्योंकि गरीब सेल हैं और यूकैरियोट अमीर सेल हैं, तो ये साइज़ में भी छोटे हैं बेचारे, ये बढ़ नहीं पाते क्योंकि इनके पास पैसे नहीं हैं। आप ये मान के चल लीजिए इनका साइज़ होता है
0.2 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर तक। तो इनका तो 10 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक या इससे बड़ा भी साइज होता है। न्यूक्लियस इनके अंदर एब्सेंट होती है, मैंने बता ही दिया है, क्योंकि इनका क्रोमेटिन मटेरियल डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। इन अमीरों के पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। डीएनए जो इनके अंदर होता है दैट इज इन सर्कुलर फॉर्म, और इनका जो है क्योंकि हम क्रोमोसोम्स फॉर्म में होता है तो ये लीनियर फॉर्म में होता है। सेल वॉल इनके अंदर प्रेजेंट होती है, इनके अंदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के टाइप से प्रेजेंट होती है, बट प्लांट्स में प्रेजेंट होती है और एब्सेंट होती है एनिमल्स में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोकैरियोट सेल्स में प्रेजेंट होती है, यूकैरियोट सेल्स में अगर प्रेजेंट होती है तो वो केवल प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, बट एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। ऑर्गेनिल्स जैसे अलग अलग ऑर्गेनिल्स होती हैं, इनके अंदर एब्सेंट होती हैं या मेम्ब्रेन नहीं होती है इनके अंदर, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे। इनके अंदर सारी की सारी ऑर्गेनिल्स जैसी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब की सब प्रेजेंट होती हैं। ये सारी ऑर्गेनिल्स अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी। राइबोसोम्स भी इनका एक ऑर्गेनिल होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये स्मॉल होता है और स्फेरिकल होता है, बट इनका यूकैरियोट्स का लार्जर होता है क्योंकि ये बड़े हैं और लीनियर होता है। अब ये रिप्रोडक्शन अगर आप कर सकें, प्रोकैरियोट सेल्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ये एसेक्सुअल प्लस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, और इनका एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल, जो भी बड़ी चीज़ें हैं दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको न्यूक्लियस इसके अंदर बताया है, जो वीडियो कराया मैंने आपको। न्यूक्लियस, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स, डीएनए मोस्ट मतलब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट सेल्स। तो ये हमारा अभी तक का ये वाला वीडियो था। मेरे ख्याल से मैंने अपनी कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं कि क्या चीज़ें हैं, तो शायद आपको समझ भी आई हो। अगर आपको समझ नहीं आई हो तो मैं मतलब आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल इजीली मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक बारी में सारी चीज़ें आराम से समझ आएँ। जब तक समझेंगे नहीं तब तक थोड़ा सा आगे चलना मुश्किल होगा। तो दैट्स एंड, ये वाले पार्ट का एंड होता है। तो मैं अगले पार्ट में आपका अलग सेल का ऑर्गेनेल कवर करूँगी। टिल देन गुड बाय, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल and share it with friends and family, and also press the bell icon for getting the notification of my upcoming videos. So take